नमस्कार दोस्तों, नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। दोस्तों, पहली अपडेट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से है, जहां दोस्तों इस परियोजना को लेकर भारत के अंदर प्रोपेगेंडा फैलाया गया था और इसके जवाब में यूनियन और एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने जवाब दिया है। पिछली बारी जब हमने प्रेजेंटेशन किए थे, शायद आपके सामने, आप में से कई होंगे हमारे बीच, कहां से तारे निकल रही हैं अंदर से बिल्डिंग में जो स्थिति है, इट इज बियॉन्ड रिडेम्पशन। सो एक डिसीजन वाज टेकन टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। और इसका क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट है? जब हमने इसका टेंडर फ्लोट किया, वो आया करीब 862 करोड़। और ये जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जिस पे काम हो रहा है, ये था कोई 400 प्लस करोड़। तो टोटल खर्चे की बात है यहां पे 1300 करोड़ के आसपास की। और इसमें रिलेशनशिप क्या है विद द पेंडेमिक, उसमें मैं 1 मिनट में आता हूं, पर बताना चाहता हूं महाराष्ट्र में एक सचिवालय बन रहा है, उसका कितना खर्चा हो रहा है? एमएलए का हॉस्टल बन रहा है 900 करोड़ का। ये तो केंद्रीय सांसद पार्लियामेंट बिल्डिंग है, और जिसमें 2026 में डिलिमिटेशन के कारण जो नंबर ऑफ मेंबर्स विल इंक्रीज, ये जो अभी जो फ्रीज है हमारे करंट नंबर्स पे, दैट विल बी लिफ्टेड इन 2026। फिर क्या करोगे? पार्लियामेंट के अंदर बंक सीटिंग कराएंगे? वहीं दोस्तों, भारत के अंदर कोरोना की सेकेंड वेव के चलते सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत सारे लोगों ने अपनी याचिका दायर की थी। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने इन याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं, जिनको सरकार ने एक निश्चित समय दिया है कि इस टाइम में इनको पूरा करना है, और अगर इस पे स्टे डालेंगे तो काम रुकेगा। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका दायर करने वालों पर जुर्माना अलग से लगा दिया। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट भावनगर गुजरात से है, जहां दोस्तों द रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इन्होंने ऑनलाइन बिड्स इनवाइट किए हैं फॉर द लीजिंग ऑफ रेलवे लैंड फॉर कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल डेवलपमेंट एट मेडिकल कॉलोनी भावनगर, सौराष्ट्र रीजन, गुजरात। दोस्तों, यहाँ पर 4969 स्क्वायर मीटर के लैंड की कीमत करीब 9.70 करोड़ है। दोस्तों, ये लैंड एरिया करीब 30 मीटर दूर है भावनगर राजकोट हाईवे से। दोस्तों, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आती है, जो इंडियन रेलवे के लैंड असेट्स को डेवलप करती है, जैसे कि यहाँ पर कॉमर्शियल डेवलपमेंट करती है, रेलवे कॉलोनी के लिए रेसिडेंशियल डेवलपमेंट करती है, स्टेशन का रीडेवलपमेंट करती है, और मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स का डेवलपमेंट करती है। दोस्तों, भारतीय रेलवे के पास पूरे भारत में करीब अभी 43,000 हेक्टेयर लैंड खाली पड़ा है, जहां पर वो कई सारे डेवलपमेंट करने जा रही है ताकि देश के अंदर आर्थिक तरक्की हो। दोस्तों, रेल लैंड डेवलपमेंट का कहना है कि जहां पर रेलवे से संबंधित डेवलपमेंट होता है, वहां पर विकास की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा दोस्तों, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 63 रेलवे स्टेशन के बगल लैंड को आइडेंटिफाई किया है, जहां पर वो रीडेवलपमेंट कर बहुत सारी चीजों का डेवलपमेंट करेंगे। इसके लिए वो बीड्स भी इन्वाइट कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जो भी बीड विनर होगा उसको करीब लैंड लीज पे दिया जाएगा 45 सालों के लिए। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट अयोध्या राम मंदिर से है, जहां दोस्तों अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के लिए नींव का निर्माण कार्य पिछले महीने में शुरू हो गया था। दोस्तों, राम मंदिर के निर्माण से संबंधित कुछ इमेजेस आ रही हैं। दोस्तों, श्री राम मंदिर के नींव के निर्माण के लिए करीब 44 लेयर्स का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से अभी तक करीब 6 लेयर्स का निर्माण पूरा हो चुका है। हर लेयर 12 इंच की है, जिसको कंप्रेस करके 10 इंच की कर दी जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि ताउते तूफान के चलते उत्तर प्रदेश में अभी कुछ समय पहले भारी वर्षा हो रही थी, जिस कारण इस परियोजना पर कार्य रुक गया था। राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट ने कहा है कि भूमि के लेयरिंग का काम अगस्त तक पूरा हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट उत्तराखंड से है, जहां दोस्तों उत्तराखंड के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से संबंधित कुछ अपडेट्स हैं। स्टेट गवर्नमेंट 2030 तक उत्तराखंड के अंदर एक हाईटेक इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप करना चाहती है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल सिंह महाराज ने जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर इस प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा की। दोस्तों, पर्यटन मंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड में प्राकृतिक सुंदरता एवं योग आने वाले समय में पर्यटन को उत्तराखंड की तरफ आकर्षित कर सकता है। इसी को देखते हुए यहाँ पर इंटरनेशनल टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और इसके लिए सरकार यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेटअप करना चाहती है। दोस्तों, सरकार अगले 9 सालों में यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेटअप करना चाहती है। वहीं सरकार ने इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए हरिद्वार देहरादून के बीच लैंड आइडेंटिफिकेशन का भी काम शुरू कर दिया है। दोस्तों, लैंड आइडेंटिफिकेशन के बाद इसको सेंट्रल नोड की जरूरत होगी। सेंट्रल की नोड मिलने के बाद यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया DPR का कार्य करेगी। बाकी लैंड एक्विजिशन का काम स्टेट गवर्नमेंट का होगा।
और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। हालांकि दोस्तों अभी ये बहुत ही शुरुआती फेज में है, तो अभी इसको बहुत सारा टाइम लगेगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ग्रेटर नोएडा से है, जहां दोस्तों ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इन्होंने प्लान बनाया है कि ये ग्रेटर नोएडा में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर बनाएंगे। कोलैबोरेशन करके यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और HDFC बैंक के साथ ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर करीब 1500 स्क्वायर मीटर से 2000 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र में बनाया जाएगा। इसके अलावा अथॉरिटी इसके लिए एक एप्लीकेशन भी बनाएगी जो यहाँ पर गार्बेज डिस्पोजल को ट्रैक करेगी। दोस्तों फेज 1 के तहत वेस्ट सेंटर स्टैब्लिश करने और ऑपरेट करने का काम HDFC बैंक का है और करीब HDFC बैंक इसको 4 सालों तक ऑपरेट करेगी। इसके अलावा अथॉरिटी ने कहा है कि हेल्थ मिनिस्ट्री को इसके लिए डिटेल्ड एवेल्यूएशन रिपोर्ट तैयार करने को कहा जाएगा, जिसके तहत लैंड आइडेंटिफिकेशन का काम शामिल है इस प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट डिफेंस से है, जहां दोस्तों डिफेंस मिनिस्ट्री ने 108 मिलिट्री वेपन्स और सिस्टम के इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन को अप्रूव कर दिया है। दोस्तों इसमें नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, टैंक इंजन्स, रडार्स, इन सबको शामिल किया गया है। दोस्तों इस फैसले के बाद इंडिया के अंदर स्पेशल डिफेंस इक्विपमेंट इनके लिए भारतीय सेना को इंडिजिनियस कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जैसे कि भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एटसेट्रा। इससे पहले करीब 101 इक्विपमेंट की लिस्ट बनाई गई थी जिसके इंपोर्ट पर बैन लगाया गया था। दोस्तों आपको पता है कि भारत के अंदर डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं। इससे दोस्तों इनोवेटिव स्टार्टअप हैं जो कि डिफेंस के क्षेत्र में हैं, MSMEs हैं, इनको नए अवसर मिलेंगे इन सब के इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों डिफेंस से रिलेटेड और भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसका डेवलपमेंट इंडिया में नहीं हुआ है। इनको भी दोस्तों आने वाले समय में माना जा रहा है कि एक नई लिस्ट आएगी दिसंबर 2021 में। यहाँ पर दोस्तों इनकी इंपोर्ट पे भी बैन लगाया जाएगा और इसको ये लिस्ट और इसलिए इससे पहले बहुत सारी प्लानिंग की जा रही है और ये इंपोर्ट बैन करीब दिसंबर 2025 तक रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, जहां दोस्तों गवर्नमेंट ने 2020-21 की GDP के आंकड़े जारी कर दिए हैं। दोस्तों भारत की GDP 2020-21 में करीब -7.3% रही है, यानी कि इतना नीचे गिरी है। 2019-20 में करीब भारत की GDP 4.2% ग्रो हुई थी। दोस्तों Q4 में करीब हमारी भारत की GDP 1.6% ग्रो हुई है। इसके अलावा दोस्तों अप्रैल मार्च में 2021-22 की भारत की GDP ग्रोथ की एस्टिमेशन लगाई गई थी, जिसमें दोस्तों RBI ने कहा था कि भारत की GDP इस टाइमलाइन में 10.5% ग्रो होगी, IMF ने कहा था कि 12.5% और वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि 10.1%। वहीं दोस्तों कुछ और अपडेट्स देख लीजिए, जहां दोस्तों भारत के अंदर बिजली की खपत अप्रैल के मुकाबले मई में 6.4% गिरी है। इसका यह अर्थ है कि हमारे इंडिया के अंदर कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग इन सब गतिविधियों में गिरावट आई है, यानी कि दोस्तों मई का महीना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर नहीं रहा है। इसके अलावा मूडीज ने भी अपना एक एस्टिमेशन जारी किया है, जहां दोस्तों उन्होंने कहा है कि भारत की GDP ग्रोथ रेट 2021-22 में 9.3% रह सकती है। दोस्तों मूडीज बहुत जानी मानी संस्था है, इसलिए मैंने इस न्यूज़ को कवर किया। दोस्तों आपको बता दें कि इन्होंने कहा है कि भारत के अंदर कोरोना वायरस की सेकेंड वेव के कारण जो GDP है वो W शेप में ग्रो होगी, यानी कि GDP गिरने के बाद ऊपर जा रही थी, फिर थोड़ा नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी और इस प्रकार भारत की GDP ग्रो होगी। पहले अनुमान था कि भारत की जो GDP ग्रोथ रेट है वो V शेप में होगी, यानी कि एक बार गिर चुके हैं तो सीधा ऊपर जाएगी। लेकिन दोस्तों जब सेकंड वेव आई तो ये आंकड़े धीरे धीरे बदलने लग गए हैं। चलिए दोस्तों कुछ स्टार्टअप अपडेट्स को देख लेते हैं, जहां दोस्तों गुरुग्राम बेस्ड लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप डिलीवरी इन्होंने दोस्तों मंडे को कहा है कि हमें करीब $275 मिलियन की फंडिंग मिली है फ्रॉम फिडेलिटी मैनेजमेंट एंड रिसर्च कंपनी, और इस इन्वेस्टमेंट के साथ डिलीवरी का वैल्यूएशन करीब $3 बिलियन हो गया है। इसके अलावा दोस्तों जय किसान जो कि एक स्टार्टअप है जो कि किसानों को फाइनेंशियल सपोर्ट यानी कि लोन प्रोवाइड करता है, इसने $1 मिलियन की फंडिंग रेज की है फ्रॉम मिराक असेट। दोस्तों इस स्टार्टअप के साथ 1.5 लाख किसान जुड़े हुए हैं। सो वैसे आज की इस वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।